ओके, चलिए अब प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। एक बड़ा दिन मार्केट के लिए, एक शानदार रैली इस समय निफ्टी में। क्या ये माना जाए कि करेक्शन खत्म हुई, या फिर ये एक बस पावरफुल काउंटर ट्रेंड मूव की तरह देखें इसे? नहीं, सो ये डॉक्टर अनुज, ये मुझे ये लगता है कि जो करेक्शन शुरू हुई थी उसमें एक पुल बैक आया है। मतलब मैं ये नहीं समझता कि करेक्शन खत्म हुई। करेक्शन तो शुरू हुई है, तो उसको समय लगेगा थोड़ा पूरा अपना काम करने में। और ये जो इवेंट था, ये काफी बड़ा इवेंट था, और इस हफ्ते काफी बड़े इवेंट्स हैं आपके पास। पीबीओसी की मतलब यूएस फेड की जो मीट है, आज रात से शुरुआत होगी। उसके बाद कल और परसों चाइना की स्टिमुलस की डिसीजन की मीट है। सो आई थिंक ये हफ्ता बहुत इवेंट ड्रिवन है, इसलिए मैं नहीं समझता करेक्शन पूरा हुआ है। ये करेक्शन में एक पुल बैक था, एक सेलिब्रेशन था। जो उम्मीद थी उस हिसाब से, उसी हिसाब से आउटकम आया है उसकी वजह से। पर ट्रम्प क्या करेंगे, वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। और वो टफ नेगोशिएटर है, उनकी हमेशा एक एक सौदेबाजी की एक वो रहती है स्ट्रैटेजी। और उसके अंदर, उसके तहत आप कभी भी ये नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई वुड बी अ बिट कॉशियस कि मैं इसमें जो गलती की हुई है उसमें से अगर आपको करेक्ट होकर निकलने का चांस मिल रहा है तो अभी भी कर लीजिए। एक लास्ट कॉल टाइप जो बोलते हैं वो है कि आपकी जो गलतियां थी उनको माफ किया जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जो आ गए हैं, जो नहीं चल रहे हैं या नहीं चल पाएंगे, उसमें से निकल के आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, कैश पे बैठ सकते हैं। ये एक मेरे हिसाब से ये आपको इंडिकेशन मार्केट दे रहा है। अच्छा प्रकाश, जहाँ से बाजार आज घूमा है और मोर और लेस एक कंसेंसस बनाने के बाद, एक धारणा बनाने के बाद कि ये एक अर्निंग सीजन बहुत टेरेबल रहा, ये धारणा बनी। उसके अगेंस्ट एक प्राइस डैमेज भी हुआ। एफआईज का मेगा लिक्विडेशन, हिस्टोरिकल हाई लिक्विडेशन इन अ सिंगल मंथ ऑफ अक्टूबर। बट उसके अगेंस्ट जो प्राइस डैमेज हुआ वो काफ़ी सिवियर भी था सर। शायद इंडेक्स उतना नहीं टूटा, लेकिन स्टॉक्स को अगर आप देखें तो जिनको क्रैक था वो बहुत ही गंभीर था। अब क्या एक मीनिंगफुल यहाँ पर बेस बनाने के इंडेक्सेस के चांसेस अच्छे हैं? अच्छा नहीं भी तो एटलीस्ट वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप प्राइस डैमेज के अगेंस्ट अब थोड़ा कंफर्टेबल हैं स्टॉक्स को पिक करने में? आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं पोस्ट अर्निंग सीजन देखने के बाद? सो एक एक चीज बहुत क्लियर है ये अर्निंग सीजन के बाद कि अच्छी कंपनीज अर्निंग्स में अगर सॉफ्टनेस भी अनाउंस करती हैं या दिखाती हैं, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कहीं उस पे आंच नहीं आए, वैसी चीज आपको ढूंढनी है। तो मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि अगर वीक अर्निंग आई उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा उसको पनिश किया, और अब आपके पास फिर चांस है उसको लेने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो उसका बहुत बेहतर है। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कई कंपनीज, जैसे छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, निफ्टी की कंपनीज नहीं है। तो एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करके। अब ये पोर्ट्स के कामकाज में है। हमने देखा है कि अडानी समूह की जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है, किस टाइप का बिजनेस ग्रोथ आ रहा है, वो स्टॉक में कितनी सेलियंस आई है। अब उसी प्रकार की पर एक अलग स्टेज पे, पहले की स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आगे चल के ये भी बेहतर काम करते हुए दिखेगा, जो नंबर्स दिखा रहे हैं आपको। तो इस टाइप की कंपनी, मैं एक उदाहरण के तौर पे रह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले नाल्को की बात की थी दिवाली के आसपास, कि एक दिवाली पिक के तौर पे अगर आपको कुछ लेना है कि इस संवत से अगले संवत तक परफॉर्म कर पाए और आगे भी चल के परफॉर्म कर पाए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो अब नाल्को को देखिए। अब नाल्को में जो एल्यूमिना की सप्लाई की क्षमता है इनके पास, क्योंकि एल्यूमिनियम कम बनाते हैं, एल्यूमिना ज्यादा बेचते हैं, और वहां पे जो शॉर्टेज है वो कोई कल 2-4 दिन में तो खत्म होने नहीं वाली है, एक क्वार्टर में खत्म होने नहीं वाली। सो इस टाइप के जो ट्रेंड्स हैं उसमें आपको पकड़ के देखना है कि क्या चीज आप ले सकते हैं। बट रिजल्ट सीजन मिक्स्ड है। अच्छी कंपनी अच्छा भी कर रही है, बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखें तो मायूसी इसलिए है कि अभी जो उम्मीद थी उससे कोई वैसा कोई नंबर्स में इतना झलकना शुरू नहीं हुआ। बट फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देख के तो ये लग रहा है कि आगे चल के एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देख के जो उम्मीद बन रही है कि आगे चल के वहां भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ सकता है। तो उन उन सब चीजों पे दाव लगाइए, उनको समझिए क्या कर सकते हैं उसमें। बट अदरवाइज आई डोंट, इतना कोई बॉटम अप बेसिस पे चिंता नहीं है। इंडिसेस का कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करेक्शन जो आ रहा है इसमें आगे क्या कहाँ से थपेड़े पड़ेंगी पता नहीं है, किस टाइप के टैरिफ इंपोज होंगे पता नहीं है, किस टाइप का ग्लोबल कमोडिटी साइकिल को डिसरप्शन मिलेगा ये भी नहीं पता। सो ये सब चीजें थोड़ी सी अनसर्टन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय से जनवरी फरवरी तक
मार्केट आपको बहुत वॉलेटाइल रहेगा और हो सकता है डाउनसाइड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और वहां पे आपको एंट्री के चांसेस इस करेक्शन में बहुत बेहतर मिल सकते ओके, आज का स्टार है आईटी। प्रकाश जी, क्या हैं। यस। यहाँ पर एक बॉटम बना, और क्या हायर डॉलर लोअर टैक्सेस, मतलब क्या आईटी में एक फ्रेश स्विंग की शुरुआत हुई यहाँ पर? पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, बहुत बड़ी रैली आई थी आईटी स्टॉक्स में। जी जी जी। नहीं, आई थिंक अनुज, यू आर राइट। एज अ सेक्टर अगर कोई जहां भी अनएम्बिगियस ग्रोथ दिख रही है, या फेवर दिख रहा है, फेवरेबल चांस दिख रहा है, वो आईटी है। क्योंकि अगर टैक्स कम होते हैं और कॉर्पोरेट यूएस को, अमेरिका को फायदा होता है, तो खर्चा करने की क्षमता बढ़ती है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में मुझे लगता है जिस हिसाब से डॉलर स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो रही है, काफी बिजनेसेस नए आएंगे, वापस एक ग्रोथ की जो एक नई ऊर्जा की जो वो आएगी, तो उसमें आईटी को डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। लेकिन ये देखिए, अगर इमिग्रेशन के लॉज ऐसे आ जाते हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो फिर आईटी कंपनीज को वहां नुकसान भी होने लगता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। बट जो आईटी कंपनीज ऑलरेडी वहां प्रेजेंट हैं, जिनके जिनके ऑनशोर सेंटर्स हैं, एस्टैब्लिश हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। तो जो बड़ी कंपनीज है उसमें तो आपने देखा ही है, बट छोटी कंपनीज का भी इसमें समावेश होगा। जैसे एक हैप्पीएस्ट माइंड्स करके कंपनी है, मैंने बहुत पहले जिक्र किया था। डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा काम करते हैं ये लोग। अब वो वापस एक एक रफ्तार अगर आईटी में इस टाइप के कामों में पकड़ आनी शुरू हुई, एआई की तरफ जो झुकाव है उसको कंसोलिडेट करने की एक क्षमता जो है, वैसी कंपनीज में आपको वो मिलेगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज कंसोलिडेटेड आल्सो, अपनी ऊंचाइयों से नीचे आया था, उसके बाद वापस चलना शुरू हुआ है धीरे धीरे। सो अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ। अच्छा प्रकाश सर, ये एच पी बी पी ओ एम सीज को इस वक्त पिक करने का राइट टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि प्राइस डैमेज भी हुआ है, और शायद हरियाणा के इलेक्शन के बाद अब जिस मतलब महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से सरकार बहुत पेट्रोलियम प्राइसेस में कोई शफल करे, वो लग भी नहीं रहा है, ऐसा ऐसा सेंस मिल भी नहीं रहा। ओ एम सीज पर आपका टेक क्या है? तो इनफैक्ट जिस हिसाब से क्रूड का बिहेवियर रहा है, क्योंकि सरकार कोई प्राइस इसमें मतलब तब्दीली नहीं कर पा रही है या करना चाहती इलेक्शंस की वजह से, तो उसमें उल्टा इनको फायदा ही हो रहा है। क्योंकि अदरवाइज क्रूड के भाव के हिसाब से तो इनको भाव घटाने पड़ते हैं, तो मार्जिन में इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप ये देखिए कि इन कंपनीज ने अपने आप को सिर्फ ऑयल मार्केटिंग बिजनेस से बहुत भी रिस्क कर चुके हैं। अब आईओसी को देखिए, अब आईओसी के पास हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, रिफाइनिंग को लेके इतनी सारी क्षमता बनी हुई है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि इस टाइप का बिजनेस को क्रिएट करने के लिए अगर आज की कोई कोशिश भी करे, हालांकि इतना मुश्किल है, समय इतना लग जाएगा कि आप कर भी नहीं पाएंगे जल्दी, पर अगर करना भी चाहें तो उसके बजाय ये कंपनी आपको मिल रही है 1.5 लाख 1,40,000 करोड़ मार्केट कैप पे, डिविडेंड पेइंग है, कैश रिच रहती है। तो आई थिंक ये एक आध क्वार्टर खराब गया या थोड़ा सा नरम गया, उससे आपको ये भाव मिल रहा है। प्राइस डैमेज आपने बहुत सही कहा, जो है वो एक एडवांटेज है आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको एक्यूमुलेट करने का। मैं तो पर्सनली बहुत पॉजिटिव हूँ इन 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 कंपनीज पे। अब बीपीसीएल को भी देखिए आप, निफ्टी में है लेकिन सबसे लो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल। सो आपको जब ये मौके मिल रहे हैं, ये फिर कुछ दिनों बाद बड़े अच्छे लगेंगे। आज फिलहाल लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए नीचे आए हैं। पर हाँ, जो जो नरम नरम था, जो आंकड़े नरम थे उसका असर दिख चुका है। लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नरम रहे। सो आई थिंक यू शुड लुक एट दिस फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, और उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे उसका आंकलन करें तो डेफिनेटली एडवांटेज है इसमें। आपका एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक डिक्सन, आज फिर एक शानदार मूव यहाँ पर। ये स्पेस में क्या शानदार तेज़ी जो चल रही है कंटिन्यू करेगी? अनुज करेंगी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी पे अगर फिर से मोहर लग जाती है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो ईएमएस सेक्टर है, खास करके जो थोड़ा सा हाई एंड है, नॉट सिर्फ सिंपल चीजें जो बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, वो सारी कंपनीज में एक बहुत अलग टाइप की ऊर्जा आपको दिखेगी। क्योंकि ये सेगमेंट छोटा है, अभी हमारे लिए नया है, बट ग्लोबली हमारी कोई साख इतनी बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद एक अगले 4 साल में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो हेडरूम फॉर ग्रोथ जिसको कहते हैं, रनवे टू ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और उस लिहाज से लीडरशिप सिलेक्टिव रही है। देखिए कंपनी करती क्या है कि हर चीज ईएमएस की सेम बराबर नहीं होती है, उसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन है। उसको थोड़ा सा समझने के बाद अगर किया जाए
तो उस लिहाज से है, बट डिक्सन यस इज कंटिन्यूइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपने Thank you, विचार thank आपने you. खुल के रखे इस आई थिंक यूएस इलेक्शंस के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।